हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल तो ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 88 के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद 88 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, और साथ ही मैं आपको बताते चलूँगा कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं PCS में भी और ग्रेजुएशन स्तरीय जो भी परीक्षाएँ देते हैं आप उसमें। इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में आज वीडियो है, बहुत ही साधारण सा छोटा सा वीडियो है जिसे आप देखने के बाद 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस विषय वस्तु पर। चलिए आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग दिया अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88। ये हेडिंग है इसका, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग संविधान बार बार पढ़ते हैं, उन्हें याद ही नहीं होता, समझ भी नहीं आता। मैं भी मानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब आप संविधान को पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज़ को बहुत गौर से देखना होता है, लिखा हुआ क्या है, हेडिंग क्या है। जब हेडिंग आपको समझ में आ जाएगी, बाकी चीज़ें भी उसी में समझ में आ जाएगी। सदनों के संबंध में, सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या है सो देख लेते हैं, एक नजर पढ़ लेते हैं। कहता है अनुच्छेद आर्टिकल 88 कहता है, हालांकि 1-2 करके है, मैंने सीधा लिख दिया है, प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है या प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं एक रेल मंत्री हूँ, मैं रेल में काम करता हूँ तो रेल मंत्री हूँ, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, राज्यसभा में मेरे विषय वस्तु पर बात हो रही है तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं भाग लूँगा, मैं उस कार्रवाई में बोलूँगा। ये मुझे कौन अधिकार प्रदान करता है? तो यही आर्टिकल 88 प्रदान करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 88 सीधा कहता है कि कोई भी मंत्री या प्रत्येक मंत्री, याद रखिए प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी, प्रत्येक मंत्री के साथ कौन? महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, उसका अधिकार है। तो किसी भी सदन में, मामला क्लियर हो गया। दूसरा, इन्हें संयुक्त बैठकों में भी भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। संसद का संयुक्त बैठक होता है, आप तो जानते ही हैं, संयुक्त बैठक जब कब बुलाई जाती है? विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। तो उस परिस्थितियों में जब संयुक्त बैठक होगा तब भी इन्हें मंत्रियों और महान्यायवादी को कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। ठीक है। तीसरा चीज, यदि मंत्री और महान्यायवादी किसी संसद के किसी सदन होना चाहिए, यदि मंत्री और महान्यायवादी संसद ही लिख देता हूं, किसी को हटा देता हूं। यदि मंत्री और महान्यायवादी संसद के समिति के सदस्य हैं तो उन्हें कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। अब संसद जो होता है बहुत सारा समिति बनता है, संसदीय समिति होती है ना, TPC बना या बहुत तरह का कोई भी समिति बनेगी, तो उस समिति की यदि सदस्य हैं कोई मंत्री तो वहां भी उन्हें बोलने का अधिकार होगा। और साथ ही यदि उस समिति उन्हें बुलाती है कि भाई आइए आप अपनी बातों को रखिए, तो वहां जाकर वो अपनी बातों को रखेंगे। जैसे मान के चलिए ऐसे कि मैं रेल मंत्री हूं और कोई एक समिति बनी है जो रेलवे में चीज़ों को जांच कर रही है, लेकिन मैं उस समिति का सदस्य नहीं हूँ। अब समिति को लगता है कि मुझे बुलाकर हमसे अन्वेषण करना चाहिए, तो वो बुलाएगा और हम वहाँ जाएंगे, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब जब बुलाया जाएगा, ऐसे नहीं। तो यहाँ भी ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब देखिए, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, तो सदन में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। फिर लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है तो संयुक्त बैठक में भी। तो इस तरह से इन तीनों चीजों में इन्हें कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। परंतु ये ज्यादा आपसे पूछेगा, यह अनुच्छेद मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद और उसकी समितियों में मतदान का अधिकार नहीं प्रदान करता है। क्या नहीं प्रदान करता है? बोलिए।
मतदान का अधिकार, बिल्कुल सही, मतदान, यानी कि अनुच्छेद 88 कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो प्रदान कर दे रहा है, परंतु मतदान करने का अधिकार प्रदान नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम तो आए हैं तो हम मतदान भी करेंगे, नहीं। यदि विधायी प्रक्रिया के अधीन वो मतदान कर पाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन ये उन्हें स्पष्ट अधिकार नहीं प्रदान करता है। ऐसे भी महान्यायवादी जो हैं वो किसी भी सदन के किसी भी कार्रवाई में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। यही से सवाल आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को सदन में की कार्रवाइयों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत क्या महान्यायवादी या कोई मंत्री मतदान कर सकते हैं? तो नहीं, अनुच्छेद 88 के तहत तो मतदान नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 88 के तहत मतदान नहीं कर सकते हैं कोई मंत्री, लेकिन महान्यायवादी तो कभी नहीं करते हैं और अनुच्छेद 88 के तहत सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। अब है इसका उद्देश्य, पीसीएस में यह सब ज्यादा पूछता है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है सरकार के प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से विधायी प्रक्रिया में भाग ले सके। अब ये क्या बोला है भाई, प्रतिनिधि विधायी अच्छे ढंग से भाग ले सके। इसका मतलब देखिए, हमारे देश में सिस्टम बनाया गया है कि जब कोई व्यक्ति सदन में, सदन की कार्रवाइयों में, सदन की समितियों में बोलता है तो उसे कुछ उन्मुक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 19 से उसे उन्मुक्ति प्रदान की गई है। विधायी या क्या बोलते हैं, कोर्ट वाला जो झमेला है उसे दूर रखा गया है, यानी कि उसे बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ताकि वो अपनी बात को अच्छी तरह से रख सके और कानून या विधायी संबंधी जो प्रक्रिया है उसका अच्छा से पालन हो सके। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं एक सांसद हूँ और किसी चीज़ पे कानून बन रहा है। अब मुझे डर है कि मैं यदि मैं बोलूँगा सदन में और बाहर में हम पर कोर्ट में केस हो जाएगा तो बोलने से डर जाएगा। तो इसीलिए सदन की कार्रवाइयों में, याद रखिए मैं शब्द बोल रहा हूँ सदन की कार्रवाइयों में, सदन के बाहर नहीं। कोई एक सांसद, विधायक या कोई भी यदि सदन के बाहर कुछ उटपटांग बात बोलेगा तो फंस जाएगा, जेल चला जाएगा, उसकी क्या बोलते हैं सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन वही बात यदि अंदर बोलेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदन की कार्रवाइयों में उसको उन्मुक्ति प्रदान होती है, सदन के बाहर नहीं। सरकार के प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से विधायी प्रक्रिया में भाग ले सके, यानी कि कानून अच्छे से बने या सुचारू कर सके। सरकार के कार्य और नीतियों पर सदन को जानकारी प्रदान कर सके, यानी कि सरकार क्या कार्य कर रही है, उसकी नीतियां क्या हैं, वो सदन को ठीक ठाक बता सके। कार्यकारी शाखा और विधायी शाखा के मध्य एक कड़ी बनाना, यानी कि आर्टिकल 88 का ये 3 ऐसे मुख्य उद्देश्य हैं जो इसमें समाहित हैं। बाकी आप कुछ भी खोज के लिख सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो ये था हमारा 88 पर एक वीडियो, छोटा सा 8-10 मिनट का वीडियो, जहाँ पे हमने आपको ये बताया कि अनुच्छेद 88 में क्या क्या है, कैसे चीज़ें आती हैं, परीक्षाओं में कैसे आती हैं। यहाँ पे पुनः बता दूं कि इस पर हमारा जो लेख है ब्लॉग पोस्ट पे है, आपको दिख जाएगी। प्रश्न कैसे आते हैं उसमें हमने वो पे लिख रखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।